डराने लगी है कोरोना की रफ्तार। 146 दिन बाद आए सबसे ज्यादा मामले। एक्शन में सरकार, बनाया ये फॉर्मूला। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तेजी से एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में देश में 1590 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 146 दिनों के बाद सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है और ये 1.33% हो गया है। भारत में अब कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 8,601 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक लोगों के स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.79% है। पिछले 24 घंटे में जहां 1590 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 910 मरीज इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। एक तरफ H3N2 के मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही राज्यों को भी अलर्ट जारी किया था। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक कोविड से बचने के लिए 3T का फॉर्मूला सुझाया गया है। ये 3T ट्रैकिंग, टीकाकरण और टेस्टिंग है। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना के केस अब मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 139 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 4.9% हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शहर के अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा के ज्यादा मामले नहीं हैं और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं ICMR का कहना है कि इन्फ्लुएंजा के मामलों में वृद्धि H3N2 वायरस के कारण हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ शनिवार को कोरोना के 437 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले दिन की तुलना में 94 ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं कोविड से 2 लोगों की जान चली गई है। मौजूदा समय में राज्य में 1956 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में कोविड केस बढ़कर 81,41,457 हो गए हैं। यहाँ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,48,435 हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को महाराष्ट्र में 343 नए केस मिले थे, जबकि 3 मरीजों की जान चली गई थी। शनिवार को औरंगाबाद और कोल्हापुर में एक मरीज की कोरोना वायरस से जान चली गई है। H3N2 को लेकर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल अब तक महाराष्ट्र में H3N2 वायरस से 306 और H1N1 वायरस से 427 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि खास तौर से पहले से बीमार और बुजुर्गों को भीड़ भाड़ और खराब हवा वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। मेडिकल हेल्थ सेक्टर से जुड़े डॉक्टर्स, पैरामेडिकल एक्सपर्ट के साथ साथ मरीज और उनके परिजन मास्क जरूर पहने। भीड़ भाड़ और बंद जगहों पर मास्क जरूर पहने। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल या फिर टिश्यू का इस्तेमाल किया जाए। हाथों को स्वच्छ रखें। हाथों को बार बार धोते रहें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी परहेज करें। सांस की बीमारियों से पीड़ित होने पर सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा लोग कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। कि पब्लिक क्या सोच रही है? क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है? ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या? अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है? गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है। ये आपकी संपत्ति है। ये PSU किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं।
इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है। किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए, अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह, सीएम योगी ने कैसे साधा निशाना? सत्याग्रह को लेकर क्या कहा? सांसद के रूप में राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेसी राजघाट पर 1 दिवसीय संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए संकल्प सत्याग्रह की तीखी आलोचना की। सीएम योगी ने कहा, असत्य के रास्ते पर चलने वाला सत्याग्रह की बात नहीं कर सकता। सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते।
आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह कर रही है। इसमें प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। दरअसल मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राहुल गांधी को इस मामले में तत्काल जमानत भी दे दी गई, लेकिन लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी की सांसदी गई तो क्यों वायरल हुआ बीजेपी नेता? खुशबू सुंदर का पुराना ट्वीट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से बीजेपी नेता खुशबू सुंदर का नाम इन दिनों चर्चाओं में है। कारण है खुशबू सुंदर का एक पुराना ट्वीट जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस भी खुशबू सुंदर के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। आखिर खुशबू सुंदर का वो ट्वीट क्या है और उसे लेकर बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात उस पुराने ट्वीट की कर लेते हैं। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने साल 2018 में एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में खुशबू सुंदर ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। जब खुशबू ने ये ट्वीट किया था उस समय वे कांग्रेस में थी। ट्वीट में तत्कालीन कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा था, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है, तो बात को कोई समझो, मोदी मतलब भ्रष्टाचार, आइए मोदी का अर्थ भ्रष्टाचार में बदलें। सूट्स वेटर, नीरव, ललित, नमो = भ्रष्टाचार। खुशबू सुंदर के इस ट्वीट के वायरल होने की असली वजह राहुल गांधी का 2019 में दिया वो बयान है जिसके कारण उन्हें सजा सुनाई गई है। बीजेपी नेता का ट्वीट राहुल गांधी के बयान से हूबहू मेल खाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे। चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि मेरा एक सवाल है, सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी, हमें नहीं पता, जाने ऐसे और कितने मोदी निकलेंगे। इसी बयान को लेकर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। अब कांग्रेस समर्थक खुशबू सुंदर के 2018 वाले ट्वीट को शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या पूर्णेश मोदी सुंदर के खिलाफ भी मामला दर्ज कराएंगे। खुशबू सुंदर 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2020 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई थी। खुशबू सुंदर के ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, क्या आप मोदी नाम के अपने एक शिष्य से खुशबू सुंदर के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा कराएंगे। जब इस बारे में बीजेपी नेता खुशबू सुंदर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर इस ट्वीट को सामने ला रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से खुशबू सुंदर ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे पुराने ट्वीट को सामने लाने के लिए कितनी उतावली है। वो लोग जानबूझकर इस ट्वीट को सामने ला रहे हैं। बता दें कि खुशबू सुंदर 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी।
साबरमती जेल से निकला माफिया अतीक का काफिला। माफिया अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के लिए रवाना। टाइट सिक्योरिटी में पहुंच रहा यूपी की जेल। माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जा रहा है। ये देखिए, ये है उसके साबरमती जेल से रवाना होने की पहली तस्वीरें। पुलिस के तगड़े सुरक्षा घेरे के बीच माफिया अतीक अहमद जब जेल की चार दीवारी से बाहर निकला तो इसके शांत चित्त चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई दिखाई दे रही थी। ये देखिए, ये कैसे खुद को शांत बनाए रखते हुए पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ता दिख रहा है। हालांकि जेल से निकल पुलिस के वाहन में सवार होने के बीच ये कुछ पल के लिए ही मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो पाया, लेकिन इसके चेहरे पर डर के भाव साफ पढ़े जा सकते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 45 सदस्यीय स्पेशल टीम इसे लेने के लिए साबरमती जेल पहुंची थी, उसे यूपी पुलिस के एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर अभिषेक भारती लीड कर रहे हैं। अभिषेक भारती 2018 बैच के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं और मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इस वक्त आईपीएस अभिषेक भारती प्रयागराज कमिश्नरेट में गंगानगर के डीसीपी के पद पर तैनात हैं। इन्हीं के नेतृत्व में माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से यूपी के प्रयागराज तक लगभग 1,500 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद को अपहरण के एक पुराने मामले में कोर्ट में पेश किया जाना है। इसकी कोर्ट में 28 मार्च को पेशी होनी है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपी माफिया अतीक अहमद को अदालत में पेश करने के लिए एक पुलिस टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। माफिया अतीक अहमद पर हत्या, अपहरण और एक्सटॉर्शन से जुड़े अनेकों मामले दर्ज हैं। इसकी क्राइम हिस्ट्री कई दशक पुरानी है। ये एक पेशेवर अपराधी है जिसकी गैंग में बहुत से बदमाश जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस बड़े और नामी अपराधी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष टीम साबरमती जेल से शाम को लगभग 5:54 पर रवाना हुई है। उसकी टाइट सुरक्षा में 6 गाड़ियों का काफिला शामिल है जो इसे लेकर सीधे प्रयागराज पहुंचेगी। अतीक को 45 पुलिस वालों की टीम लेकर आ रही है। इस टीम का नेतृत्व डीसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। अतीक को जिस काफिले में लाया जा रहा है उसमें 6 गाड़ियां शामिल हैं। इसमें 2 वज्र वाहन भी हैं। सड़क मार्ग से लाते वक्त अतीक अहमद को वज्र वाहन के भीतर ही रखा जाएगा। जिस रूट से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है उसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है ताकि उसे कोई चाहकर भी फॉलो या ट्रेस ना कर सके। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद को इसी महीने 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। जज डीसी शुक्ला की बेंच ने अतीक अहमद को पेश करने के लिए 23 मार्च को आदेश जारी किया था, जबकि इस मामले की सुनवाई के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हालांकि उसे पेश किए जाने से पहले ही कोर्ट परिसर में उसकी सुरक्षा को लेकर मांग की जाने लगी है। कर्नाटक में गरजे अमित शाह, आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा तो डीके शिव कुमार क्यों हुए आग बबूला। कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है। चुनाव में अब बस कुछ ही हफ्तों का समय बाकी है। ऐसे में सियासी जनाधार मजबूत करने की हर संभव कवायद करने में बीजेपी और कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेता जुटे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक चुनावी रैली को संबोधित किया। शाह ने अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को संविधान के खिलाफ करार देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता पार्टी की सरकार ने तय किया
कि रिजर्वेशन के अंदर हम बदलाव करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक को खुश करने के लिए 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन लगाया था, उसको हटाकर 2% वोकली का और 2% हमने वीर शैव और लिंगायत को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। एससी में भी एससी लैब के लिए 6%, एससी राइट के लिए 5.5%, एससी लंबानी, भोवी, कोरचा, कोरमा के लिए 4.5% और अन्य समुदायों के लिए 1% कर वहां पर भी अन्याय को दूर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये जो माइनॉरिटी को आरक्षण दिया था ना, वो संविधान सम्मत नहीं था। संविधान के अंदर धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। ये कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया था। वो माइनॉरिटी का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर वोकलिगा और लिंगायत समाज को देकर बंधारण के स्पिरिट को लागू करने का काम किया है। अमित शाह के अल्पसंख्यकों वाले बयान पर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने निशाना साधते हुए तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण भारत में सामाजिक और कानूनी के अलावा सियासी मुद्दा भी है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कर्नाटक में आरक्षण एक मजाक बनकर रह गया है, ये असंवैधानिक है। भाजपा सोचती है कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने रविवार को एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च किए। ब्रिटिश कंपनी के उपग्रहों को लेकर इसरो के LVM-3 रॉकेट ने सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। इसरो ने 36 वनवेब इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च और प्रक्षेपित कर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, भारत के सबसे भारी लॉन्च रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 से लो अर्थ ऑर्बिट पर लॉन्च किए गए। सुबह 8:30 बजे से रॉकेट लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसे आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। बता दें कि फरवरी में SSLV-D2 EOSO-7 मिशन के सफल लॉन्च के बाद 2023 में ये इसरो के लिए दूसरा लॉन्च है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 43.5 मीटर लंबा इसरो का ये रॉकेट ब्रिटेन की एक कंपनी के 36 उपग्रह को एक साथ लेकर रवाना हुआ है। जिन उपग्रहों को लेकर LVM-3 ने उड़ान भरी है, उनका कुल वजन 5,805 टन है। इस मिशन को LVM-3M3 OneWeb India 2 का नाम दिया गया है। इसरो ने ट्वीट कर इस मिशन की लॉन्चिंग की जानकारी दी थी। प्रक्षेपण इसरो के SDSC SHAR के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 9 बजे निर्धारित किया गया था। उल्टी गिनती के दौरान रॉकेट और सैटेलाइट सिस्टम की जांच की गई और इसके बाद रॉकेट के लिए ईंधन भरा गया। 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनी भारतीय रॉकेट LVM-3 श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। LVM-3 एक 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें पहले चरण में तरल ईंधन, ठोस ईंधन के द्वारा संचालित 2 स्ट्रैप ऑन मोटर, तरल ईंधन के द्वारा संचालित दूसरा और क्रायोजेनिक इंजन होता है। इसरो के भारी भरकम रॉकेट की क्षमता ALEO तक 10 टन और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक 4 टन वजन ले जाने की है। इसरो द्वारा रॉकेट मिशन कोड का नाम LVM-3M3 OneWeb India 2 मिशन रखा गया है। रॉकेट लॉन्च होने के ठीक 19 मिनट बाद सैटेलाइट्स के अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 36 सैटेलाइट्स अलग अलग चरणों में अलग हो गए। LVM-3 इसरो का सबसे भारी भरकम रॉकेट है, जो अब तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। दरअसल ब्रिटेन की कंपनी नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड यानी कि OneWeb ग्रुप ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से करार किया था, जिसके मुताबिक धरती की निचली कक्षा में 72 सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट करना था।
इसरो इंटरनेट सर्विस को फायदा मिलेगा। वनवेब ग्रुप ने बताया कि आज का प्रोजेक्ट 18वां और साल 2023 का तीसरा प्रोजेक्ट है। वहीं इसरो के लिए 2023 का ये प्रोजेक्ट है। 23 अक्टूबर 2022 को वनवेब ग्रुप के लिए 36 सैटेलाइट प्रोजेक्ट किए गए थे। वनवेब ने बताया कि 7 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, अब बेहद जरूरी प्रोजेक्ट बचा है। वनवेब ने पहले भी स्पेस एक्स के रॉकेट से 40 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। आपको बता दें, इसरो की तरफ से 36 और सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट करने के बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित सैटेलाइट्स की संख्या 616 हो जाएगी। ये सैटेलाइट वैश्विक सेवाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त है। LVM-3 रॉकेट को पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल MK3 के नाम से जाना जाता था। BMC चुनाव से पहले आई CAG की एक रिपोर्ट से महाराष्ट्र की राजनीति का पारा चढ़ गया है। इस रिपोर्ट में हजारों करोड़ रुपए का ठेका देने में BMC पर मनमानी का आरोप है। उद्धव कैंप के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल BMC पर पिछले 2.5 दशकों से भी ज्यादा समय से शिवसेना का कब्जा रहा है और अभी भी देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सेना का कब्जा है। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक BMC में बीते करीब 3 सालों में जो काम हुए हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए का ठेका देने में गड़बड़ी की गई है। जाहिर है कि BMC पर उद्धव की पार्टी का कब्जा है तो जवाबदेही भी उसी की होगी। यही वजह है कि शिवसेना और बीजेपी खेमे में इस रिपोर्ट से उत्साह बढ़ गया है, जबकि BMC के पास CAG के सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है। मुंबई में BMC चुनाव के ऐलान के पहले ही देर हो चुकी है। ये कभी भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले देश के कई छोटे राज्यों से ज्यादा बजट वाली BMC पर जो CAG की एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ने 2.5 दशकों से ज्यादा समय से इस पर कब्जा किए बैठी शिवसेना को मुसीबत में डाल दिया है। CAG रिपोर्ट के मुताबिक BMC में बिना किसी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हजारों करोड़ रुपए का काम आवंटित कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक BMC का ये रवैया सतर्कता और खरीदारी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन है। उद्धव ठाकरे कैंप की मुश्किल बढ़ाने वाली ये रिपोर्ट शनिवार को विधानसभा में भी पेश की गई। CAG की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके मुताबिक BMC ने ठेका देते वक्त पारदर्शिता नहीं बरती है और इसके फैसलों से निगम को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है और लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। BMC पर कब्जा उद्धव ठाकरे के कैंप के लिए अभी भी सबसे बड़ा आधार है। 52,619 करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट वाला ये निकाय बहुत सारे छोटे राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप और उनके सहयोगी बीजेपी के लिए CAG की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा ही विस्फोटक हथियार है, क्योंकि BMC पर कब्जा बीजेपी का बड़ा एजेंडा रहा है। ऐसे में BMC की दलील है कि कोरोना महामारी में नागरिक सुरक्षा के लिए जरूरी कार्यों का ठेका उसने बिना टेंडर जारी किए इसलिए दे दिया क्योंकि इसकी तत्काल जरूरत थी। लेकिन लेखा कानून के दायरे में ये दलील कितनी काम कर सकती है, इसका तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन के लिए CAG की ये रिपोर्ट मौके पर चौके से कम नहीं है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे BMC के अंदर के भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया है। उन्होंने राज्य विधानसभा में कहा कि ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि BMC की कार्यशैली कम पारदर्शिता वाली और भ्रष्ट है। फरवरी 2017 में हुए BMC चुनाव में तत्कालीन शिवसेना को 227 सीटों वाली महानगर पालिका में 84 सीटें मिली थी। बीजेपी 82 सीटें लेकर उससे सिर्फ 2 सीटें पीछे थी, लेकिन तब की शिवसेना अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भले ही BMC पर उद्धव खेमे का कब्जा हो, लेकिन शिंदे कैंप को असली शिवसेना का दर्जा मिलने से उद्धव खेमे की ताकत पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे और अब CAG की रिपोर्ट ने उस पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को और भी गंभीर बना दिया है। वहीं BMC के कारों के आवंटन में हुई हजारों करोड़ रुपए की इस गड़बड़ी के खिलाफ बीजेपी ने FIR दर्ज करने की भी मांग शुरू कर दी है। डिप्टी CM फडणवीस ने कहा कि पहले CAG की रिपोर्ट की लोक लेखा समिति जांच करेगी और तब सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी। फिलहाल उद्धव ठाकरे की बेटी की तरफ से सफाई दी गई है कि एक राजनीतिक रिपोर्ट है, सरकार की नजर BMC पर है। उन्होंने कहा कि अगर उनमें दम है तो उन्हें नागपुर, नासिक, ठाणे और नवी मुंबई के नगर निकाय की भी ऑडिट करवानी चाहिए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 24 मार्च को चली गई। 2019 के एक भाषण को लेकर सूरत की अदालत में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। इस फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इस फैसले से कांग्रेस मोदी सरकार को जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने जो किया उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 में कर्नाटक में मोदी सरनेम पर विवादित बयान देने के बाद राहुल गांधी के मामले की जिस अदालत में सुनवाई हुई, वहां के जज ने कई गंभीर टिप्पणियां की। ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जिक्र है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने अधिकतम सजा देते हुए बताया कि क्यों रहम नहीं किया जा रहा है। अगर राहुल गांधी को कम सजा दी गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। सुनवाई के दौरान जज ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले बयान और उस पर उच्चतम न्यायालय की चेतावनी का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि अगर दोषी को कम सजा दी गई तो ये आम लोगों में गलत संदेश देगा और मानहानि केस का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये भी जिक्र किया गया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया। बड़ी बात यह है कि 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के अलग अलग स्टैंड हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के चलते राहुल गांधी की सदस्यता गई है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जो चाहते थे वही हुआ। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा स्पीकर हैज ओनली कंफर्म्ड द लीगल पोजीशन। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी डिसीजन or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 1021E of the Constitution of India, read with the Section 8 of the Representatives of the People Act 1951. लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी। एक तरफ अनुराग ठाकुर ने अदालत के फैसले को सही ठहराया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी से डरकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है और इस फैसले पर कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। ₹300 रिश्वत का 20 साल चला केस। जब आया इसका फैसला तो देखिए आरोपी का क्या हुआ। आज से 20 साल पहले ₹300 की रिश्वत लिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो सब हैरान रह गए। 20 साल पहले सिर्फ ₹300 की रिश्वत के मामले में फैसला सुनाने में इतना लंबा वक्त गुजर गया। दरअसल जिस शख्स पर यह आरोप लगा था उसके खिलाफ साल 2003 में ₹300 घूस लेने के मामले में केस दर्ज किया गया था। उस मामले में साल 2005 में ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी भी ठहरा दिया था, जहां से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और अब कहीं जाकर इस मामले में फैसला हुआ। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि अवैध मांग करने का कोई सबूत नहीं था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध के लिए जरूरी है। लिहाजा आरोपी को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया। इस बेंच ने अपने फैसले में कहा कि बेशक से आरोपी के पास से रकम बरामद की गई, लेकिन ये बात अदालत में सिद्ध नहीं हो पाई कि उसके द्वारा रिश्वत के तौर पर रकम की मांग की गई थी। लिहाजा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस न होने और आरोप सिद्ध न होने पर
आरोपी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आरोप मुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीरज दत्ता मामले में अपने हालिया संविधान पीठ के फैसले का हवाला भी दिया। इस फैसले के अनुसार रिश्वत देने वाले की पेशकश और लोक सेवक द्वारा मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा एक तथ्य के तौर पर साबित किया जाना चाहिए। किसी और चीज के बिना अवैध संस्तुति की स्वीकृति इसे धारा 7, धारा 13(1)(d) 1 और 3 के तहत अपराध नहीं बनाती है। आपको बता दें कि अपीलकर्ता ने साल 2010 के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें निचली अदालत ने 2005 में फैसले को बरकरार रखा था और व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। अपने आप में ही ये अजीबोगरीब घटना साल 2003 की है, जब व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के भाई के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए कथित तौर से पैसे लिए थे। विजिलेंस टीम ने करेंसी नोटों को फिनोलेफ्थेलिन पाउडर में डुबाया और आरोपी को कथित तौर से रंगे हाथों पकड़ा था। ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त 2005 के एक फैसले में आरोपी को दोषी ठहराया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2 मार्च 2010 को इस सजा को बरकरार रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसके बाद इसे अब बरी कर दिया गया है। इस केस को जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के नाम से जाना जाता है।